तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। तो कल अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे शियर स्ट्रेंथ के बारे में, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था वेन शियर टेस्ट और ट्राइएक्सियल टेस्ट। अब उसके आगे कुछ और स्पेशल टर्म है, उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आज शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सॉइल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मतलब ड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड कंडीशन होती है। और उसके बाद देखिए, उसके अलावा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो शियर स्ट्रेंथ का जो हम मोड सर्किल ड्रा करते हैं, वो किस प्रकार की क्ले के लिए कैसा सर्किल ड्रा किया जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ये मतलब एक ग्राफ हमने बना दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ दिखा रहा है, ये ओवर कंसोलिडेटेड को दिखा रहा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा रहा है, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड को। तो इस ग्राफ को देख के आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होती है, उसमें जो ये एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी होता है, इसका मान कम होता है किसकी तुलना में, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की तुलना में। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्लोप कम है, जबकि यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है। इसमें हमने क्या किया है, इधर हमारा क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस था, मतलब सिग्मा, और इधर टाउ। तो नॉर्मल स्ट्रेस और इधर शियर स्ट्रेस के बीच में हमने जो मोड सर्किल ड्रा किया, ये यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2, फिर यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2, कुछ इस प्रकार से ये हमने ड्रा किया है। तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का स्लोप जो होता है वो कम होता है, जबकि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में स्लोप बढ़ जाता है। अभी हम आगे देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड में दो कंडीशन होती है, एक अनड्रेन्ड कंडीशन होती है, दूसरी ड्रेन्ड कंडीशन होती है। देखिए, जो अनड्रेन्ड कंडीशन होती है, अनड्रेन्ड कंडीशन किसके लिए की जाती है, हमने कल आपको बताया था। अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट जो हमारा किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, वो कोहेसिव सॉइल के लिए या क्लेई सॉइल के लिए किया जाता है। जबकि ड्रेन्ड कंडीशन में क्या होता है, हम किसके लिए कहते हैं, सैंड के लिए। जब हमारे सॉइल से पानी निकल जाएगा बाहर, तो उसमें कोहेजन की मात्रा हम मान लेते हैं कि 0 हो जाती है, जबकि जब उसमें पानी रहता है तो हम ये मानते हैं कि उसमें कोहेजन कुछ ना कुछ होगा। तो उसी से हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या आ रहा है, पहला हमारा ड्रेन्ड कंडीशन में ये ग्राफ दिख रहा है। जब ड्रेन्ड कंडीशन होगा तो उस समय क्या होगा, उसमें से पानी पूरा बाहर निकल जाएगा सॉइल सैंपल से। तो जब पानी पूरा बाहर निकल जाएगा तो उसमें हम मान लेते हैं कोहेजन 0 हो जाता है, यानी कि जो सी का मान है वो 0 हो जाता है। जो हम मोड सर्किल जब ड्रा करेंगे, तो मोड सर्किल जो मतलब ये जाएगा स्लोप, ये वाली लाइन हमारी कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। जबकि अगर इसमें कुछ कोहेजन होता तो ये यहाँ ओरिजिन से ना जाकर यहाँ कुछ ऊपर से जाती, जितना कोहेजन इसमें होता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये ड्रेन्ड कंडीशन का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। अब सैंड में दूसरी कंडीशन जो आती है हमारी, क्या आती है, अनड्रेन्ड कंडीशन की। अब अनड्रेन्ड कंडीशन हम किसको मानते हैं, अनड्रेन्ड कंडीशन मानते हैं क्ले के लिए। तो क्ले के लिए क्या होता है, क्ले में कुछ ना कुछ कोहेजन होता है। लेकिन देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, ड्रेन्ड कंडीशन में हम सी को 0 मानते हैं, जबकि अनड्रेन्ड कंडीशन में हम हाई को 0 मानते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शनल एंगल का मान 0 हो जाएगा। इसमें केवल और केवल सी का मान होगा। तो इसमें जो हम मोड सर्किल ड्रा करेंगे वो सब सारे बराबर होंगे। तो इस प्रकार से बनता है हमारा सैंड के अनड्रेन्ड कंडीशन का ग्राफ। ये हो गई हमारी बात किसके लिए, सैंड के लिए। अब हम देखते हैं क्ले अगर होती हमारी, तो क्ले में किस किस प्रकार के ग्राफ बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्ले भी ड्रेन्ड अनड्रेन्ड हो सकती है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, जब हम अनड्रेन्ड कंडीशन लेते हैं तो अनड्रेन्ड कंडीशन में देखिए सी का मान होगा, फाई का मान 0 होगा। तो अनड्रेन्ड कंडीशन में जिस प्रकार से हमारा सैंड में ग्राफ बन रहा था, उसी प्रकार से ग्राफ बनेगा क्ले में भी। उसके बाद ड्रेन्ड कंडीशन में हमारी दो कंडीशन आती है। पहली कौन सी आती है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, और दूसरी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। अच्छा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले को कभी कभी हम लूज सैंड के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो टेंडेंसी होती है वो लूज सैंड से मैच करती है। अब ये लूज सैंड क्या है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। अभी बस इतना आप याद रखिएगा, ये आगे मतलब हमेशा के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। क्ले जो है मतलब एनसी क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, लूज सैंड से। जबकि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले को हम कभी कभी डेंस सैंड भी मतलब डेंस सैंड से तुलना कर देते हैं इसकी।
देखिए जब नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होगा तो इसमें सी का मान हम 0 लेते हैं। लूज सैंड है यानी कि लगभग इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, सैंड से, और सैंड में क्या होता है, कोहेजन 0 होता है ना, तो उसी से मैच कराते हुए आप याद करने के लिए इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जब ये लूज सैंड है तो इसमें सी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब सी का मान 0 होगा तो केवल फाई का मान होगा, तो हमारा जो ग्राफ होगा यहाँ ओरिजिन से शुरू होगा तो इस प्रकार से जाता है। अब बात आती है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की, तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में सी तथा फाई दोनों पाए जाते हैं। अब इसमें सी भी है तो हमारा जो ग्राफ होगा शुरू वो कुछ यहाँ से शुरू होगा, जबकि इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का जो ये स्लोप है फाई, अगर इसको फाई माने और यहाँ पर जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में जो स्लोप है इसको अगर हम फाई डैश माने तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाई डैश होगा वो ग्रेटर देन फाई होगा। ये कैसे हमने कहा, अब हमने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, सॉरी ये जो है उल्टा हो गया, ये फाई डैश ज्यादा नहीं जबकि फाई ज्यादा होगा। फाई यानी कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का स्लोप ज्यादा है जबकि इसका कम है, तो यहाँ पर फाई का मान ज्यादा होगा। तो ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले का जो स्लोप है वो ज्यादा होता है जबकि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का स्लोप कम होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो इतनी चीजें हो गई इसके बारे में। अब इसी के आधार पर हमने क्या पढ़ा था, मतलब हमने पढ़ लिया था वेन शियर टेस्ट और ट्राइएक्सियल टेस्ट पढ़ लिया था। अब ट्राइएक्सियल टेस्ट का ही एक दूसरा रूप आता है, कौन सा, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड कंडीशन आपने पढ़ा है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसी पर आधारित है वो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, इसीलिए हमने इसको पहले बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। लेकिन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए, हम आपको याद दिला दें, जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में, तो ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, 2 स्टेज में हम स्ट्रेस अप्लाई करते थे। फर्स्ट स्टेज में क्या करते थे, चारों तरफ उसके वाटर फिल कर देते थे सॉइल सैंपल के, उसके द्वारा क्या होता था, हमारा सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर लगता था, सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर लगता था। जबकि हम यहाँ पढ़ने क्या चल रहे हैं, अनकन्फाइंड टेस्ट, तो जो कन्फाइनिंग प्रेशर था यानी कि अनकन्फाइंड है तो यहाँ पर कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं होगा, तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हमारा जो होता है सेल प्रेशर का मान 0 होता है। पहली पॉइंट तो ये हो गई अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इसके कुछ जो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं उनको हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये भी एक ट्राइएक्सियल का रूप है, इट इज ए फॉर्म ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें अनकन्फाइंड प्रेशर या सेल प्रेशर का मान कितना होता है, सेल प्रेशर और अनकन्फाइंड प्रेशर का मान कितना होता है, 0 होता है, इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है इसमें सेल प्रेशर या मतलब कन्फाइंड प्रेशर का मान 0, सॉरी एक कन्फाइंड प्रेशर होगा, अनकन्फाइंड नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, यही से मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। ये 2 बातें हो गई इसके बारे में। अब तीसरी बात ये हो जाती है, ये यूज किसके लिए किया जाता है, ये सैचुरेटेड क्ले के लिए जनरली यूज किया जाता है। सैचुरेटेड क्ले की शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगली जो बात आती है वो आती है कि जब हमने ट्राइएक्सियल टेस्ट किया था, ये सैंपल लिया था, तो सैंपल के चारों तरफ हमने बताया था कि एक मेम्ब्रेन लगी होती है, एक पतली झिल्ली लगी होती है इसके चारों तरफ, जबकि इसमें मेम्ब्रेन का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि नॉन मेम्ब्रेन टेस्ट होता है ये। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन टेस्ट। ठीक, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने आपको एक कल फार्मूला आपको डिराइव कराया था, वो फार्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए।
देखिए हमने आपको बताया था क्या, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ये फार्मूला हमने आपको ड्राइव कराया था और बताया भी था कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपके हमेशा काम में आएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर हम आज मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होते थे, इसमें सिग्मा 1 का मान जो होता है हमेशा सिग्मा 2 से ज्यादा होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को, देखते हैं किस प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है। तो देखिए जो ट्रायंगल टेस्ट होता था उसी का एक फॉर्म है, तो कुछ उसी प्रकार से ये भी टेस्ट किया जाएगा। एक ये जो सॉइल सैंपल होता है, इसको मान लीजिए सॉइल सैंपल है, यहाँ पर सॉइल सैंपल हम ले लेते थे। अब ट्रायंगल टेस्ट में हम क्या करते थे, ये कोई बॉक्स होता था, मतलब हमारा अपरेटस होता था, इसके अंदर हम इसको फिल कर देते थे, मतलब इसके अंदर इस सैंपल को रख देते थे। हम रखने के बाद क्या करते थे, इसमें हम चारों तरफ से वाटर फिल कर देते थे, तो इसके चारों तरफ एक प्रेशर अप्लाई होता था, जिसको हम क्या कहते थे, सेल्फ प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर कहते थे। ये हमारा स्टेज 1 होता था। इसके जो प्रेशर लगाया जाता था, इसको हम सेल्फ प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर कहते थे, कन्फाइनिंग प्रेशर कहते थे। इसके बाद हम एक ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते थे, इसको इसमें जो मान लीजिए ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई होगा, अगर वो सिग्मा 1 होता था और सेल्फ प्रेशर सिग्मा 2 होता था, तो जो डेविएटर स्ट्रेस होता था, डेविएटर स्ट्रेस क्या था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अंतर था। डेविएटर स्ट्रेस किसको कहते हैं, मतलब सेल्फ प्रेशर के अलावा ऊपर जितने और एक्सटर्नल प्रेशर आ रहे थे उसी को हम डेविएटर स्ट्रेस कहते थे। ठीक है, तो उसका मान किसके बराबर होता था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 पे। ठीक है, तो यही सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस फार्मूले में सारे हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हमने आपको बताया क्या, हमने आपको बताया कि ये जो सेल्फ प्रेशर होता है, इस सेल्फ प्रेशर का मान 0 होता है, यानी कि इसमें हम वाटर को फिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्मा 2 हो जाएगा, सिग्मा 2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब सिग्मा 2 का मान 0 हो जाएगा, अगर हम उसी को इस इक्वेशन में रखें तो सिग्मा 2 टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब सिग्मा 2 0 हो गया तो इसमें पूरा मल्टीप्लाई है, मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन किस रूप में आ जाएगा, देखिए हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2। ठीक है, अब ये इतना हो गया। लेकिन ये जो हमारा मतलब टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर टेस्ट किस प्रकार की सॉइल के लिए किया जाता है, टेस्ट हमारी किसके लिए किया जाता है, सैचुरेटेड क्ले के लिए। अब देखिए एक चीज आप बताइए, अगर हमारा क्ले है वो भी सैचुरेटेड है, यानी कि ये टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट होगा, ये एक प्रकार का अनड्रेन्ड टेस्ट होगा। जब अनड्रेन्ड टेस्ट होता है तो हमने आपको अभी बताया था कि अनड्रेन्ड टेस्ट का मतलब होता क्या है, उसमें फाई का मान 0 हो जाता है, जबकि सी का मान कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो अगर यहाँ से हम फाई का मान 0 कर दें, अनड्रेन्ड टेस्ट है, सैचुरेटेड क्ले के लिए किया जा रहा है, तो फाई का मान 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम फाई का मान 0 कर दें, ये 0 हो जाएगा, 5/2 का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, tan 45। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये अगला ये आगे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू 2c क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू सी। अगर इसको हम आगे देखें तो कह सकते हैं c इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली रिलेशन जो आ रही है क्या, c इक्वल टू सिग्मा अपान 2, ये वाला टर्म काफी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में। इसमें 2 क्वेश्चन है जो ज्यादा बनते हैं ज्यादातर। पहला तो ये पूछा जाता है सेल्फ प्रेशर का मान 0 होता है, कितना मतलब कितना होता है, 0 होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। और दूसरी चीज ये पूछा जाता है कि c का मान, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, c बराबर कितना होता है, सिग्मा बाई 2। कभी कभी दे देता है डायरेक्ट, उसमें जो स्ट्रेस लग रहा है वो दे देगा, ऊपर से मतलब नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अप्लाई हो रहा है। तो इसका कोहेजन आप हमको बताइए, कोहेजन अब निकालना है तो आपको अगर पता रहेगा कंडीशन, तो c बराबर सिग्मा बाई 2 कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये c बराबर सिग्मा बाई 2 होता है। इसी c को कभी कभी हम किससे डिनोट करते हैं, QU से।
ये मतलब अनकन्फाइंड स्ट्रेस के नाम से इसको जानते हैं QU। तो QU बराबर क्या होता है सिग्मा बाई 2। इसको आप नोट कर लीजिएगा तथा याद रखिएगा। ये हमारी बात हो गई कि इसके बारे में अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ कंडीशन देखते हैं हमारी, मतलब जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम में संबंध होता है किसके किसके लिए, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए। तो इन सबों के बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक बातें हो गई। अब ये आपको कुछ ग्राफ दिख रहे होंगे। ये ग्राफ क्या है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, मतलब ये आपको दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा इसमें से कौन सा एनसी के लिए ग्राफ है, कौन सा ओसी के लिए ग्राफ है। तो इसको आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा कैसे कैसे आपको याद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्राफ हमने एक बनाया है जिसके किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया है। तो स्ट्रेस, इधर स्ट्रेस हमने दिखा दिया है, इधर स्ट्रेन दिखा दिया है। अब इधर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ किसका है, पहला तो हमारा क्या है सेंसिटिव या अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के, सेंसिटिव अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए है, जिसको हम डेंस सैंड के रूप में देखते हैं। जब डेंस सैंड की बात आती है तो हमने अभी आपको बताया था कि हमने क्या मतलब ओसी सॉइल को डेंस सैंड तथा एनसी सॉइल को लूज सैंड के रूप में देखा है। तो यहाँ पर जितने भी ग्राफ हैं इसको बस आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एनसी सॉइल यानी कि लूज सैंड, ओसी सॉइल यानी कि डेंस सैंड, बस इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सारे ग्राफ याद हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला ग्राफ जा रहा है, पहला ग्राफ किसके बीच, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जा रहा है। ये ग्राफ हमारा किसके लिए है, ये डेंस सैंड के लिए यानी कि ओसी सॉइल के लिए है। तो देखिए ओसी सॉइल में क्या होता है, जब हम स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, शुरुआत में स्ट्रेस के साथ साथ हमारा स्ट्रेन क्या होगा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और स्ट्रेस हमको ज्यादा बढ़ाना होता है। लेकिन एक पीक स्ट्रेस पर आने के बाद क्या होता है, हमारा स्ट्रेन बढ़ता जाता है लेकिन हमारा स्ट्रेस और बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, सेंसिटिव अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए, ओसी सॉइल के लिए या डेंस सैंड के लिए। अब इसको आप कैसे याद करेंगे कि ये इसके लिए होता है। देखिए जहां पर ओसी आए, ओसी का मतलब क्या होगा, ओसी का मतलब होता है ओवर ना, ओवर कंसोलिडेटेड सैंड या ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो यहाँ पर ओवर शब्द का आप इस्तेमाल करिएगा इसको याद करने के लिए। यहाँ पर ओवर है यानी कि ये जो ओवर का ग्राफ बनता है हमेशा बहुत ज्यादा ओवर मतलब ओवर ऊपर नीचे होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ओवर रिएक्शन दिखा रहा है। जैसे बाकी यहाँ पर देखिए ये किसका है, लूज सैंड यानी कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल का ग्राफ है। तो ये देखिए नॉर्मल गया है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड ग्राफ नॉर्मल गया, जबकि ओवर कंसोलिडेटेड ग्राफ काफी ज्यादा ऊपर नीचे होके गया है। तो ओवर इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, नॉर्मल का एकदम नॉर्मल जाता है सीधा सीधा, जबकि ओवर का काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। अब इसके बाद रिमोल्डेड सॉइल का मतलब जो ग्राफ है वो नॉर्मल से भी थोड़ा सा नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप बस याद रखिएगा ऐसे, इतना बात आप याद रखिए, ओवर है यानी कि ज्यादा ऊपर नीचे होगा और नॉर्मल है तो केवल नॉर्मली चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा ग्राफ हमारा किसके बीच में, स्ट्रेन और वॉल्यूम के बीच में। इधर हम पॉजिटिव वॉल्यूम दिखाएं, इधर नेगेटिव वॉल्यूम दिखाए हैं और इस लाइन को हम क्या दिखाए हैं, स्ट्रेन के रूप में दिखाए हैं। अब देखिए यहाँ भी बात वही आ जाती है, अब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसको आप थोड़ा सा उतना मतलब याद नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, बस आप मतलब ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो इसको याद रखिएगा। जहाँ ओसी आता है ओसी का ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब ओवर एक्शन दिखाता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला ओसी का ग्राफ है, आप देख के पहचान जाएंगे, ये ओसी सॉइल यानी कि डेंस सैंड के लिए ग्राफ है। ये दोनों के लिए पूछता है, कभी कभी पूछता है इसमें से, मतलब पूछेगा कैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये आपको कुछ दिया नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको 4 ग्राफ बना के दे दिए जाएंगे। पहला ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, पहला ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, दूसरा ग्राफ ऐसे रहेगा, तीसरा ग्राफ जो रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, चौथा ग्राफ जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा इसमें से ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए कौन सा ग्राफ सही है। तो आप जानते रहेंगे कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले ज्यादा ऊपर नीचे करता है, तो ये आप लगा के आराम से चले आएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोई और चीज याद करने की जरूरत ही नहीं, बस इतना याद रख के रहिएगा। अब इसके बाद देखिए ओवर कंसोलिडेटेड या डेंस सैंड, दोनों में से कुछ भी पूछे आप लगा दीजिए। अगर नॉर्मल कंसोलिडेटेड है तो इसका ग्राफ नॉर्मल जाता है, बाकी लूज सैंड
ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेटेड को हम लूज साइड के नाम से भी जानते हैं। ये बात हमारी हो गई कि इसमें स्ट्रेन और वॉल्यूम के बीच में, इसमें क्या होता है, स्ट्रेन के साथ साथ इसका वॉल्यूम शुरुआत में तो घटता है लेकिन बाद में बढ़ता जाता है, जबकि नॉर्मल कंसंट्रेटेड क्ले का सॉइल का जो स्ट्रेन के साथ साथ वॉल्यूम होता है वो घटता ही जाता है। अब इधर हम बात करते हैं स्ट्रेन और पोर वाटर प्रेशर के बीच में जो हमारा ग्राफ बनता है, इसमें भी देखिए ओसी सॉइल ऊपर, पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, जबकि एनसी सॉइल ऊपर गया नॉर्मली, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, स्ट्रेन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे नॉर्मल कंसंट्रेटेड का जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो क्या, वो बढ़ता है, जबकि इसका क्या होता है, शुरुआत में तो बढ़ता है लेकिन बाद में घट जाता है। स्ट्रेन और वाइड रेशियो में जो संबंध होता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ओवर कंसंट्रेटेड सॉइल यानी कि डेंस सैंड के लिए जो ग्राफ हैं वो कुछ ऊपर नीचे होते दिख रहे हैं आपको, जबकि नॉर्मल कंसंट्रेटेड यानी कि लूज सैंड के लिए जो ग्राफ है वो नॉर्मल गया है, ठीक है। अब एक और टर्म हमारा आता है क्रिटिकल वाइड रेशियो, ठीक है। तो क्रिटिकल वाइड रेशियो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना, क्रिटिकल वाइड रेशियो वह वाइड रेशियो होता है जिस पर हमारे सॉइल में शियर स्ट्रेस का मान बढ़ाने पर क्या होता है, मतलब शियर स्ट्रेन का मान बढ़ाने पर, शियर स्ट्रेन का मान बढ़ाने पर इसके वाइड रेशियो में चेंज नहीं आता है, वही वाला वाइड रेशियो जो कहलाता है हमारा क्रिटिकल वाइड रेशियो कहलाता है। अगर इसको आप परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, यह वह वाइड रेशियो होता है जिस पर शियरिंग के दौरान वाइड रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि शियरिंग आप करेंगे, शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो शियर स्ट्रेस के कारण क्या होगा, स्ट्रेन ही ना होगा, तो स्ट्रेन के कारण इसमें इसके वाइड रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस कंडीशन में जो हमारा वाइड रेशियो होता है वो क्रिटिकल वाइड रेशियो कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब आज के लिए बस यहीं पर खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।